सभी को नमस्ते और मेरे LBM's हेल्थ सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं प्रिया परदेसी, आपकी होस्ट, एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर के साथ एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच हूं, जो आज से आपको अपने सभी लाइफस्टाइल डिसीजेस से निपटने में मदद करने के लिए पूर्णतः समर्पित हूं। इस सीरीज में हम लोग आयुर्वेदा न्यूट्रिशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में समझेंगे। इन सभी सीरीज में हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारा आहार और योग हमें आज की जितनी भी जीवन शैली से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज है, थायराइड है, PCOS है, सिंपल से सिंपल थकान है, कब्ज है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर लॉस है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, ये सबसे हम कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आप क्या गलत खा रहे हैं और उसकी वजह से आपको अभी क्या हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं और आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं और इन सब का सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अगले 5 से 10 मिनट के लिए आप अपने सीट पर टिक जाइएगा एंड वी विल स्टार्ट दिस जर्नी टुवर्ड्स अ हेल्थियर एंड हैप्पियर यू। सो नमस्ते एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड LBM's हेल्थ सीरीज, जहां हम देखने वाले हैं आयुर्वेदा के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है हमें क्या खाना चाहिए, उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। तो आयुर्वेदा में कहा गया है हमारा काल, हमारा देश, हमारा पात्र, हमारी मानसिक अवस्था, हमारा भाव, ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती है हमारे खाने को डिसाइड करने के लिए। सो इसीलिए आयुर्वेदा और योग दोनों के अकॉर्डिंग जितना इम्पोर्टेंट हम क्या खा रहे हैं ये है, उतना ही इम्पोर्टेंट हम कैसे खा रहे हैं ये भी है। और इसीलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग ये दोनों चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम लोग देखें तो हमारा खाना हमारे दिनचर्या और हमारी ऋतुचर्या के हिसाब से होना चाहिए। दिनचर्या का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, हमारा दिन मतलब डे एंड चर्या मतलब एक्शन। पूरे दिन में हम क्या एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा खाना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जिसका बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी का काम है तो ऑफकोर्स उसका खाने का कंटेंट और उसका जो पात्र है मतलब क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। वही अगर कोई व्यक्ति है, से फॉर एग्जाम्पल IT प्रोफेशनल है जिसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अब इनका खाना इस तरह से होना चाहिए कि ये अपने मेंटल प्रेशर के साथ में कोप अप कर सके। साथ ही साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होने वाली है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनका खाना डिज़ाइन होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि घर में हर व्यक्ति चाहे कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक का खाना सेम हो चुका है। ऋतुचर्या, इसका भी बहुत सिंपल सा मतलब है। ऋतु मतलब हम सीजन्स जिसे कहते हैं, गर्मी, बरसात और ठंडी के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो है 6 ऋतु बताए गए हैं जो हर 2 महीने में चेंज होते हैं। इन ऋतु के नाम कुछ ऐसे हैं। अब आप सोचिए, अगर हर 2 महीने में ऋतु चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है और उस सीजन के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें हमारा खाना हर 2 महीने बाद में बहुत ही ध्यान देते हुए कुछ छोटी छोटी चेंजेस करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम हर बदलते हुए ऋतु में अपने आप को हेल्दी रख सकें। हर 2 महीने में जो चेंजेस हमें करने होते हैं वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, दूसरा हमारे शरीर में कौन सा दोष, जो त्रिदोष हमने देखे थे उसमें से कौन सा दोष सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, तीसरा जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे खाने में कौन सा गुण सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो खाना हमने कैसे बनाया हुआ है। तो चलिए आज हम शॉर्ट में ये देखते हैं कि हर दोष के अकॉर्डिंग हमें हमारा खाना कैसा रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले त्रिदोष में से एक दोष जो वात दोष होता है, जहाँ हमारे शरीर में वायु जो होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ड्राइनेस बढ़ता है, हमारे शरीर में बॉडी पेन बढ़ने चालू हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना चालू हो जाता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, स्किन इश्यूज उसको होने चालू हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल उनका स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स है बहुत सारे सिम्टम्स में से। तो अब हमारा खाना जो है इसी के अकॉर्डिंग अगर रहेगा तो हम हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें हमें वात दोष में खानी है और क्या नहीं खानी है वो कुछ इस प्रकार है। क्योंकि वात दोष में हमारा शरीर कोल्ड और ड्राई हो जाता है, तो हमें खाना ऐसा खाना है जिसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया। साथ ही साथ वो खाना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। खाने में ओमेगा 3 रिच हमारा जो ऑयल होता है और घी होता है, इसका समावेश करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, आज जब भी लोगों को वेट लॉस करना होता है, सबसे पहली चीज़ जो वो छोड़ते हैं वो होता है हेल्दी ऑयल एंड फैट, जिसे हम घी के रूप में खाते हैं। अब जब आप इसे कम कर देते हैं तो शरीर में वात दोष का प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जॉइंट्स आगे जाके बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और इसी के साथ गरम दूध, गरम सूप, जो भी गरम खाना होता है ताज़ा बना हुआ, वो वात दोष वाले व्यक्ति को खाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। बासी खाना खाना कम्प्लीटली इन्हें अवॉइड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें और अवॉइड करनी है, वो है जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोई भी ठंडी चीज़ खाना या पीना जो है इन्हें वहाँ पे अवॉइड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने वात दोष को स्टेबलाइज कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा पित्त दोष। पित्त दोष मतलब हमारे शरीर की जो अग्नि है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है और वो इम्बैलेंस्ड हो जाती है।
और इसीलिए हमें ऐसा खाना खाना अवॉइड करना है जो हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ाएगा, एंड उसके विपरीत हमें ऐसा खाना खाना है जो हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ पित्त दोष वाले व्यक्ति को स्वीट, पंजेंट, इस तरह के टेस्ट का खाना ज़्यादा खाना ज़रूरी होता है। फ्रूट्स की बात करें तो जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। वेजिटेबल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे कुकुम्बर है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका समावेश करना ज़रूरी होता है। और मसाले हो गए, अल्कोहल हो गया, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हो गया, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, कैफीन, चीज़, निकोटीन, डीप फ्राइड चीज़ें, ये सब कुछ इन्हें अवॉइड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कफ दोष वाले व्यक्ति। यहाँ पे इनके शरीर में जो पृथ्वी एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में कफ का दोष जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है। अब कफ दोष वाले व्यक्ति में जो अग्नि होती है वो बहुत मंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो खाना होता है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इनडाइजेशन जैसी जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती है वो इन व्यक्तियों को ज़्यादा होती है। अब अगर खाना इनडाइजेस्ट होगा तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि गैसेस होना, ब्लोटिंग होना, या फिर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगना, इवन अपचन जिसे कहते हैं, जैसे डकार आना बार बार, ये सारी चीज़ें जो होती है कफ दोष वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सता सकती है। और इसीलिए कफ दोष जिनका ज़्यादा होता है इनको हल्का खाना और गर्म खाना खाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने भी कफ दोष वाले व्यक्ति है इनमें एक चीज़ बहुत प्रादुर्भाव से आपको दिखाई देगी, और वो है इनके शरीर में फैट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो इन लोगों का वजन जो है वो काफ़ी बढ़ता है। अब इसीलिए कफ दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको कुछ चीज़ें अवॉइड करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो हेवी डीप फ्राइड चीज़ें इनको खाना कम करना होता है। साथ ही साथ में इनको स्नैकिंग जो है वो भी अवॉइड करना जरूरी होता है। 3 मील्स अ डे, अगर इस कंसेप्ट को ये फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छे से अपनी हेल्थ को ये मैनेज कर सकते हैं। सभी कफ दोष वाले लोगों के लिए बार्ली हो गया, बकवीट हो गया, कॉर्न हो गया, इसका अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उन्हें काफ़ी फायदा करेगा। इसी के साथ जब दालें अगर आप अपने खाने में समावेश कर रहे हैं तो कफ दोष वाले व्यक्ति के लिए मूंग दाल जो है बहुत फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि वो पचने में बहुत ही हल्की होती है। साथ ही साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स का ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उन्हें ज़्यादा फायदा करेगा। अब खाना क्या है ये देख लिया, लेकिन खाना बनाना कैसे है या खाना कैसे है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो खाना कैसे है, इसके लिए योग में एक बहुत ही सुंदर चीज़ बताई है जिसे हम कहते हैं मित्त आहार और युक्त आहार। सो मित्त आहार का मतलब होता है, मित्त मतलब स्वीट मतलब मीठा नहीं, स्वीट मतलब न्यूट्रिशियस खाना हमारा होना चाहिए। मित्त आहार में हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हमें खाना सिर्फ तभी खाना चाहिए जब हमें अच्छे से कस के भूख लगी हुई हो। जब हमें अगर भूख नहीं लगी हुई है तब हमें खाना बिल्कुल नहीं खाना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको अपना पेट जो है सिर्फ आधा ही खाने से भरना होता है। बाकी आधा पेट जो खाली रखा है उसमें से 25% जो है हमें पानी से उसे भरना होता है, वो भी खाना खाने के 20 मिनट के बाद में। एंड बाकी जो 25% जो बचा हुआ है उसे हमेशा हमें खाली छोड़ना होता है, ताकि जो खाना हमने खाया है उसका चर्निंग, मिक्सिंग जो है पेट में काफ़ी अच्छे से हो और हमारा डाइजेशन काफ़ी अच्छे से हो। तो इनडाइजेशन जैसी जो भी चीज़ें रहती है वो हम लोग इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अब युक्त आहार जो है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है युक्त आहार के बारे में। ये जो श्लोक है ये अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। इसके अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका आहार और विहार संतुलित है, जो अपने कर्मों में उचित चेष्टा करता है, जिसका सोना और जागना नियमित हो, ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुखों को नष्ट करने वाला होता है। सो दोस्तों, कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो हमने जो खाना खाना है वो हमारे शरीर के दोषों के हिसाब से, काल, पात्र, इनके हिसाब से, हमारे मानसिक भाव और हमारी अवस्था के हिसाब से खाना जरूरी है। आज हमने दोषों के हिसाब से देखा है, आने वाले वीडियोस में हम बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। लेकिन एंड करने से पहले, जैसे मैंने कहा था, मैं एक आयुर्वेदिक रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो हर दोष का व्यक्ति, चाहे पित्त हो, कफ हो या फिर आपको वात दोष हो, आप ये चीज़ डेफिनेटली अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो आपकी डाइजेशन को हेल्दी रखने में मदद करेगी। तो ये रेसिपी कुछ इस तरह से है। ये एक हेल्दी सैलेड की रेसिपी है जो हर कोई, बच्चे से बूढ़ों तक, हर कोई खा सकता है और इजीली पचा सकता है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 1 कप घिसा हुआ गाजर लेना है, 2 चम्मच जो है कटी हुई कैबेज लेनी है, पत्ता गोभी जो होती है वो, और इन दोनों को आपको साथ में हल्का सा सौते करना है घी में। सौते मतलब आपको उसको पकाना नहीं है, बस उसका जो कच्चापन है उसको पूरी तरह से निकाल देना है। इसके बाद आपको उसे ठंडा करना है। इसके बाद उसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून नींबू का जूस, आधा टेबलस्पून किसा हुआ अदरक, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर आपको उसमें ऐड करना है। और अगर अवॉइड कर सको तो बहुत बढ़िया, बट अगर फिर भी आपको अगर हल्का सा नमक ऐड करना है तो बिल्कुल हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें नमक ऐड कर सकते हो। एंड ये हेल्दी ड्रेसिंग के साथ इस सैलेड को आप डेली एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों, अगला जो मेरा एपिसोड रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक फ्री 10 डेज योगा एंड आयुर्वेदा का चैलेंज लेके आ रही हूँ।
इन 10 दिनों में आपका जो दिनचर्या है शुरू कैसे करना है उसके बारे में इस चैलेंज में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है तो नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे कांटेक्ट करना है। लिंक जो है मेरी व्हाट्सएप की मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टू रजिस्टर फॉर द फ्री 10 डेज आयुर्वेदा एंड योग चैलेंज। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन और योग के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की और इस जर्नी में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज के ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए, अपने हजारों साल पुराने आयुर्वेद और योग के नॉलेज में वापस आना शुरू करिए। तो यदि आप अपनी योग प्रैक्टिसेस को और गहराई तक लेके जाना चाहते हैं और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस समाज में बाकी लोगों की भी मदद अगर करना चाहते हैं तो हमारे योगा टीचर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपके लिए लाइंड अप है। बिगिनर्स से लेके स्किल प्रोफेशनल तक सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास में है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, योग एंड डाइट इट शुड बी ए पर्सनल अफेयर। उसे जनरलाइज अप्रोच हम नहीं बना सकते। और अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो अभी इस सेकंड में रेडी है अपनी हेल्थ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए, तो हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस और हमारा डाइट कम्युनिटी आपका इंतजार कर रहा है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टू जॉइन आवर कम्युनिटी एंड डेली मॉर्निंग योगा क्लासेस। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे बैलेंस्ड एंड डीप ब्रीथली।